हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले इस पर दो पार्ट बन चुके हैं। आइए आज हम देखते हैं कि किस तरह एक चर वाले रैखिक समीकरण है उन्हें किस तरह से बड़े इसके जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके सामने काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो सॉल्व करें। तो आइए बढ़ते हैं 2.2 की तरफ। देखिए, इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो जाए। तो परिमेय संख्या क्या है? -7/3। देखिए, -7/3 है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। इसके दुगने में क्या जोड़ा जाए, मतलब इसको यदि इनटू कर दिया जाए और उसमें क्या जोड़ा जाए कि क्या प्राप्त हो? 3/7। अब इसमें हम 7/3 के इंटू करें 2 से, उसमें हम क्या जोड़ें कि यहाँ पर हमें 3/7 प्राप्त हो जाए। तो ठीक है, तो हमें एक संख्या जोड़नी है इसके अंदर। तो हमने माना वह संख्या एक से, क्या माना हमने? माना वह संख्या x है, ठीक है। हमने मान लिया कि वह संख्या क्या है, वह संख्या यहाँ पर x है इस समीकरण में। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए कि 3/5 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो -3/7, देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने मान लिया कि वह संख्या x है, तो -7/3 इंटू 2 प्लस हमने क्या जोड़ा? x जोड़ेंगे तब इसके इक्वल में क्या आ जाएगा? 3/7। देखिए किस तरह से आ जाएगा, जब 2 का इंटू 7 में करेंगे तो -14 कितना है? 3 है, ठीक है। प्लस कितना है? x है इक्वल 3/7 है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर को एक तरफ रहने दीजिए और अचर जो राशियाँ उन्हें इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो x के इक्वल में क्या होगा? 3/7। अभी माइनस का 14/3 इधर का क्या होगा? प्लस का होगा 14/3, प्लस क्या होगा? 14/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का और 3 का एलसीएम लेंगे। तो x के इक्वल में कितना हो गया? 21। 7 इंटू 3 इक्वल 21। अब 21 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 3 आ गए। अब देखिए 3 का इंटू जब हम किस में करेंगे? 3 में करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस देखिए 3 से जब डिवाइड करा 21 को तो 3 7 जा 21, 7। अब 7 का इंटू करेंगे किस में करेंगे? 14 में। तो 7 4 जा 28, 8 2, 7 1 जा 7 और 2 9, 98। अब देखिए इसके इक्वल में क्या आ जाएगा कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 + 9 17, 7 1, 9 + 1 = 10, ठीक है। 107/21, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया? 21 हो गया। मतलब वह संख्या कितनी है? 109/21 है। वह संख्या 107/21 है, जिसमें हम क्या करें? जिसमें हम गुणा करें 2 का और 7/3 से गुणा करके 2 का गुणा कर उसमें जोड़ दिया जाए तो कितने आ जाएंगे? 3/7 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए एक आयत का परिमाप। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। अब एक आयत का जो परिमाप है वह कितना है? वह है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए एक आयत का परिमाप कितना हो गया? परिमाप बराबर हो गया एक आयत का कितना? परिमाप कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो एक आयत का परिमाप कितना है? 13 सेंटीमीटर है। उसकी चौड़ाई कितनी है? 2 सही 3/4, ठीक है। उसकी चौड़ाई कितनी है? 2 सही 3/4, ठीक है। और उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आयत के परिमाप का सूत्र क्या है? जब हम 2 का गुणा करेंगे, किसका करेंगे? 2 का गुणा लंबाई, देखिए लंबाई धन चौड़ाई में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना क्या आता है? परिमाप आता है।
किसका आता है, आयत का आता है। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि आयत का परिमाप, आयत की आकृति इस तरह की होती है, ठीक है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 यहाँ पर कॉमन, ठीक है, आपके सामने है 2 दिख रहा है। अब देखिए लंबाई हमें पता नहीं है, तो हम लंबाई क्या माना लंबाई x है, माना लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर कितनी होगी, x होगी, ठीक है। मतलब हम x में प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, देखिए 2 सही 3/4 को। तो इसे किस तरह से एक मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना, किस तरह से बदलेंगे, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 इक्वल कितना हो गया, 11/4, 11/4, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, 11/4 को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब परिमाप देखिए प्रश्न में आपको दे रखा है कितना परिमाप, 13 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये गुणा में है, ये क्या है, गुणा में है, इधर आकर हो जाएगा भाग में, और ये जो संख्या प्लस की इस साइड आकर क्या हो जाएगी, माइनस में। तो x के इक्वल में क्या आ गया, x के इक्वल में क्या आ गया, 13, 13 के बटे में क्या है, गुणा में 2 है, इधर आकर क्या हो गया, भाग में। अब प्लस के जो 11/4 है, उधर आकर क्या होगा, माइनस में, माइनस में क्या होगा, 11/4। तो अब देखिए x के बराबर में क्या होगा, x के बराबर समीकरण देखिए 2 और 4 का लघुत्तम लेते हैं, कितना आता है, 4 आता है। 4 को डिवाइड करें 2 से, 2 2 जा 4, 2 आ गए। अब 2 का इंटू करेंगे 13 में, 13 2 जा 26, ठीक है, माइनस 4 1 जा 4, 1 आ गया, 1 इंटू कितना करेंगे हम, 1 इंटू कितना करेंगे, 11, तो कितना गया, 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल कितना हो गया, अब x बराबर क्या हो गया, 26 माइनस 11। देखिए 6 माइनस 1 इक्वल कितने, देखिए 6 में से 5 एक गए, कितने बचे, 5 बचे, ठीक है। अब 2 में से 1 गए तो कितने बचे, 1 बचे, ठीक है। बटे में कितना है, 4। तो x बराबर क्या आ गया, 15/4। अब x क्या था, लंबाई थी, x क्या था, लंबाई थी। अब इसे आप इस तरह से और भी लिख सकते हैं कि 4 से आप डिवाइड कर दीजिए 15 को, तो 4 3 जा 12, ठीक है। क्या गया, 3 सही 3/4, ये क्या आ गया, इसकी चौड़ाई आ गई। अब जांच भी करके देख लेते हैं, चौड़ाई कितनी आ गई, 3 सही 3/4। अब जांच करके देखते हैं, क्या जांच करके देखते हैं कि परिमाप हम निकाल के देखते हैं, परिमाप 13 आता है या नहीं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 13 आता ही नहीं आता। अब देखिए क्या है, 2 से हमें गुणा करना लंबाई में, लंबाई कितनी है, 15/4, 15/4। अब देखिए उसके बाद हम प्लस चौड़ाई, अब चौड़ाई कितनी, चौड़ाई आपको दे रखी है 11/4, 11/4। अब देखिए 2 यहीं पर रहेगा, ठीक है। इसका जब एलसीएम में कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 से 4 को डिवाइड करा, कितना आ गया, 1 आ गया। 4 से 4 को डिवाइड करा, 1 आ गया। 1 इंटू 15 कितना हो गया, 15 हो गया। प्लस 4 से 4 को डिवाइड करा, 1 आ गया, 1 का इंटू करा 11 में कितना आ गया, 11 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 15 प्लस 11 कितना हो गया, 26। अब देखिए 2 इंटू में यहीं पर चल रहा है, अब अपॉन में कितना हो गया, देखिए 2 के इंटू में कितना आ गया, 26 अपॉन कितना हो गया, 4 आ गया, ठीक है। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, कितना हो गया, 1 एंड 3 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, जो क्या है, एक आयत का परिमाप है। मतलब LHS को जब हमने सॉल्व करा तो RHS के बराबर आ गया। मतलब यहाँ पर जो ये उत्तर है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो देखिए साहिल की माँ की आयु जो है डिपेंड करती है किसके आयु पर डिपेंड करती है, साहिल की आयु पर, क्योंकि साहिल की आयु की 3 गुनी है साहिल की माँ की आयु। तो देखिए साहिल की आयु मान ली x वर्ष है, साहिल की आयु कितनी मान ली, x वर्ष है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए साहिल की आयु कितनी हो गई, साहिल की आयु वर्तमान में कितनी है, x वर्ष है। अब उसकी माताजी की आयु कितनी है, साहिल की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो जब साहिल की आयु x है तो x में उसकी 3 गुनी, मतलब साहिल की आयु की 3 गुनी, इसमें कितना गुणा करना, 3 का, तो ये क्या हो गई, 3x हो गई। मतलब साहिल की आयु की 3 गुना मतलब 3x हो गई, ठीक है।
5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद में मतलब देखिए साहिल की आयु कितनी है x, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 5, कितनी हो जाएगी x + 5, ये किसकी आयु होगी साहिल की आयु होगी। अब साहिल की माताजी की आयु कितनी होगी 3x + 5, देखिए साहिल की माताजी की आयु कितनी होगी 3x + 5 मतलब 5 वर्ष, 5 वर्ष बराबर में कितने वर्ष हो जाएगी 66 वर्ष, बराबर में कितने वर्ष हो जाएगी 66 वर्ष हो जाएगी। मतलब साहिल की आयु x वर्ष है और 5 वर्ष और कितनी हो जाएगी उसकी x + 5। अब उसकी माताजी की वर्तमान आयु कितनी है 3x है, क्यों हो गई 3x क्योंकि x मतलब साहिल की आयु से 3 गुना है, तो यहाँ पर 3x हो जाएगी। अब 3x भी तो 5 साल बढ़ेगा, जब साहिल 5 साल बड़ा होगा तो उसकी माताजी भी 5 साल बढ़ेंगी ना, तो उन दोनों की आयु 5 साल बाद जुड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 66 वर्ष हो जाएगा। तो उन दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। अब देखिए 3x 1x कितने हो गए 4x हो गए, 4x डन। देखिए +5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया, इक्वल कितना है 66। यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपको सामने कि 3x 3x हैं और एक और x बढ़ गया कितने हो गए 4x हो गए, और ये 5 प्लस के ये 5 प्लस के, तो प्लस और प्लस प्लस हो गया 5 और 5 10 हो गया, तो 4x + 10 इक्वल कितना हो गया 66 हो गया। अब देखिए 4x को यहाँ पर रहने दीजिए और जो 10 जो प्लस का तरह का क्या होगा माइनस का होगा, तो 66 - 10। अब 4x बराबर क्या हो गया 66 माइनस कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 56। अब x के इक्वल में क्या हो गया, ये गुणा के 4 इधर आकर भाग में हो गए हैं 4, ये देखिए 56 अपॉन कितना हो गया 4। अब 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, ठीक है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4 और 4 4 जा 16, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 14, ठीक है। अब x क्या था, x किसकी आयु थी साहिल की आयु थी, तो साहिल की वर्तमान कितनी आयु होगी, साहिल की आयु कितनी होगी वर्तमान में, साहिल की आयु हो गई कितने वर्ष 14 वर्ष होगी, ठीक है। अब इसमें 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी साहिल की आयु 19 वर्ष हो जाएगी। अब साहिल की माताजी की जो आयु है, माताजी की जो आयु है वो कितनी है 3x है, 3x मतलब जब हम 3 में गुणा करेंगे किसका x का, अब x कितना 14, ठीक है 42 42 वर्ष, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इनकी 42 + 5 कितनी हो जाएगी 47। अब देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 66 आ रहा है, देखिए 9 + 7 = 16, 4 + 1 5 एंड 6, यहाँ पे कितना होगा 66। मतलब LHS और बराबर हो गए किसके RHS के बराबर हो गए। मतलब समीर की जो वर्तमान आयु है 14 वर्ष और उसकी माताजी की आयु है, उसकी माँ की कितनी आयु है 42 ईयर मतलब 42 वर्ष है। अब जब 5 साल बाद दोनों की आयु का योग करेंगे तो 66 वर्ष यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है बंसी के पास बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपये वाले तथा कुछ सिक्के 5 रुपये वाले हैं। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या किसके ऊपर डिपेंड कर रही है 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या के ऊपर, क्योंकि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जितनी है उससे 3 गुनी है, क्या है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो माना 5 रुपये वाले सिक्के x हैं, ठीक है 5 रुपये वाले सिक्के कितने हो गए x हो गए। तो 2 रुपये वाले सिक्के कितने हो गए 2 रुपये वाले सिक्के कितने हो गए उसके 3 गुने, तो x में हम गुणा करेंगे 3 का तो कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि और उनके मूल्यों का कुल योग 77 है, उनके मूल्यों का कुल योग 77 है। मतलब 5 रुपये वाले x सिक्के हो गए तो इनका मूल्य कितना हो गया x में जब हम गुणा करेंगे 5 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे 5 का गुणा करेंगे तो कितने x हो जाएगा 5x। मतलब 5 रुपये वाले जो सिक्के उनका मूल्य कितना हो गया 5x हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो गया, देखिए 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं 3x हैं।
अब 3x वाले कितने सिक्के हो गए, 2 रुपये वाले सिक्के हो गए 3x, तो इसमें गुणा करेंगे 3 में गुणा करेंगे 2 का, 3 2 6x, यहाँ पर 6x किसका मूल्य हो गया, 2 रुपये वाले सिक्कों का हो गया। अब इनने बोला है कि इन दोनों को यदि जोड़ा जाए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आंसर आना चाहिए, कितना मूल्य होना चाहिए, 5x प्लस 6x इक्वल कितना है, इन्होंने बताया है कितने रुपये हो रहा है उसका, दोनों का मूल्य कितना हो रहा है, 77 रुपये, 77। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 6x को और 5x को जोड़ देंगे, तो 6 और 5 11x हो गए, यहाँ पर 11x बराबर किसके हैं, 77, मतलब 77 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x यहीं पर रहेगा और 77 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 77 के अपॉन कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो 11 7 जा 77। यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब x बराबर 7 आ गया, तो 7 क्या है, 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, x मतलब कि 7, तो 5 रुपये वाले सिक्के 7 हैं, तो एक सिक्के का मूल्य 5 रुपये, तो 7 सिक्कों कितना हो गया, इक्वल 35। अब देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है 2 रुपये वाले सिक्के कितने, 3x है, तो 3 इंटू x कितना है, 7 है, तो 2 रुपये वाले सिक्के कितने हो गए, कितने सिक्के हो गए, 21, और एक की रुपये की कीमत, एक सिक्के की कीमत 2 रुपये है, तो 21 सिक्कों कितने हो गए, 42। अब देखिए इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या 77 आ रहा है, ठीक है। देखिए 42 है यहाँ पर, 42, तो 5 + 2 इक्वल कितना हो गया, 7 हो गया, और 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, मतलब 77। ये आंसर सही है। मतलब जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं और 5 रुपये वाले सिक्के हैं, दोनों को कुल मिलाकर कितनी संख्या हो रही है, इनके कितने रुपये हो रहे हैं, 77 रुपये हो रहे हैं, और ये हमें प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, 11 के 3 लगातार गुणज, अब 11 के गुणज क्या होते हैं, देखिए 11, 22, 33, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, 11 जुड़ते जा रहे हैं, ये क्या है, 11 के गुणज है। तो अब इनमें से कौन से हमको पता नहीं है, हमें कहा है कि यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 263 है, मतलब देखिए 11 का एक गुणज हमने माना 11 का पहला गुणज क्या है, माना पहला गुणज x है, ठीक है, x है। यदि हमने पहला गुणज मान लिया कि 11 का पहला गुणज क्या मान लिया हमने, x मान लिया, पहला गुणज क्या हो गया, x हो गया, तब दूसरा गुणज क्या होगा, देखिए 11 जुड़ते जा रहे हैं, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, x + 11, x में क्या हो जाएगा, 11 जुड़ जाएगा। अब तीसरा गुणज में क्या हो रहा है, 22 जुड़ रहा है, तो तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, x + 22। तो इनका टोटल कितना आ रहा है, इनका टोटल कितना आ रहा है, 363 है, ठीक है। मतलब 11 के 3 गुणज हैं, देखिए 11 के 3 गुणज हैं, जिसमें तीनों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो 363 उनका जो है योगफल आता है। तो हमने 11 का पहला गुणज से मतलब ये जिसमें 11 जुड़ते जाएं, देखिए ये 11 है, इसमें 11 जुड़े 22 हो गया, इसमें 11 जुड़े 33 हो गया, इसमें 11 जुड़े 44 हो गया। तो इसी तरह देखिए 11 के पहला गुणज तो मान लिया हमने x से, पहला गुणज x मान लिया, 11 नहीं मानेंगे क्योंकि हमें बताया नहीं गया 11 का गुणज पर एग्जैक्ट स्टार्टिंग 11 से हो रही ये नहीं बताया है, ठीक है। तो 11 का पहला गुणज हमने मान लिया x है, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, x + 11। जब दूसरे गुणज में हम क्या करेंगे, जब पहला गुणज x मान लिया तो दूसरा गुणज क्या होगा, उससे 11 ज़्यादा हो जाएगा, और तीसरा गुणा क्या हो जाएगा, उससे 22 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए हम x को जोड़ दें, किससे जोड़ दें, x + 11 से प्लस x + 22 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 363, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर देखिए x + 11, इसको इसे और इसे इन तीनों को जोड़े तो 363 आ रहा है, ये बता रहे हैं। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि इस x को इसके साथ और इसके साथ जोड़ देंगे, तो 1x 2x और 3x, ये होगा 3x प्लस देखिए 11 और 22, ठीक है, 22 + 11 कितना होगा, 33 हो गए, 33 इक्वल कितना होगा, 363। यही कहा ना उन्होंने कि भाई 11 के तीनों गुणज को जो आपस में जोड़ा जाए तो 363 आ रहे हैं। तो 11 के गुणज पता करिए कौन कौन से गुणज हैं, ठीक है। तो अब जो चर राशि है 3x इक्वल कितना होगा, 363,
प्लस के जो 33 इधर आके -33 हो गए, ये -33। अब देखिए क्या हो गया, 3x इक्वल 3 - 3 इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। 6 - 3 इक्वल कितना, देखिए 6 - 3 इक्वल कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 का 3 330। 3x बराबर कितना हो गया, 330। 3x के बराबर कितना, 330। अब x के गुणा में कितना है, x के गुणा में देखिए कितना है, x के गुणा में है 3। तो यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x के इक्वल में कितना हो गया, 330 अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, और 0 के 0, 110। x बराबर कितना हो गया, 110। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि x बराबर 110 है, तो 11 का पहला गुणज क्या था, x था, तो पहला गुणज क्या हो गया हमारा 110। अब दूसरा गुणज क्या है, x + 10, तो x मतलब 110, x मतलब 110 है, इसमें 11 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 1 2 1, दूसरा 11 गुणज क्या हो गया, 121। पहला हो गया 110, दूसरा हो गया 121। अब तीसरा क्या होगा, x + 22, तो x मतलब कितना हो गया, 110 + 22 इक्वल कितना हो गया, 2 + 0 2, 2 + 1 3 एंड 1 132। देखिए 132, 131 और 110। अब देखिए इन तीनों को जोड़कर देखिए क्या 363 आ रहा है, 2 एंड 3 5 एंड 6 3 363, मतलब जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 11 के जो गुणज थे उन्हें आप काफ़ी आसानी से समझ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है, दो पूर्ण संख्याएं हैं उनके बीच में 2:5 का अनुपात है, और उनके बीच का जो अंतर है वो 66 है, मतलब जो अंतर है वो 66 है, ठीक है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि पूर्ण संख्याएं, दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनको यदि एक से दूसरी को घटा दिया जाए तो उनका अंतर कितना है, 66 है। तो ठीक है, जब अनुपात दे रखा है तो हम x किसे मानेंगे, अनुपात में मानेंगे, ठीक है। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर कितनी है, देखिए x मान ली तो 5x है, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या, अब देखिए दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, x में इंटू करेंगे 2 का तो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब ये क्यों हमने 2x और 5x लिए, क्योंकि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:5 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है। जब अनुपात में संख्या दी जाती है तो x क्या है, उस अनुपात को माना जाता है कि 2x और 5x। तो उन्होंने कहा है दोनों के बीच का अंतर से मतलब है घटाव। यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से घटा दिया जाए, तो देखिए यदि -5x है, उसमें से माइनस कर दिया जाए, मतलब उसमें से घटा दिया जाए, किसको घटा दिया जाए, 2x को, तो वो संख्या कितनी बता रहे हो, 66 बता रहे हैं। कितनी बता रहे हैं, 66 बता रहे हैं। तो दोनों संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, इजी। देखिए समझ में आया आपको कि दो संख्याएं उन्होंने हमें दे रखी है कि दो पूर्ण संख्याएं जो हैं जिनके बीच का अंतर मतलब घटाव, एक संख्या से दूसरी संख्या को घटा दिया जाए तो दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 66 अंकों का अंतर आ रहा है। दोनों संख्या हमें बतानी है, दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात क्या है, 2:5 अनुपात है। तो पहला अनुपात मान लिया हमने 5x, दूसरा मान लिया 2x। तो 5x - 2x इक्वल कितना, 66, मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया जाए तो कितना अंतर आएगा, 66 आएगा अंतर। तो देखिए 5x - 2x, 5x में से 2x को घटा दिया जाए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3x बचेगा, समझ रहे हैं। 5x में से घटाया जाए, कितना घटाया जाए, 2x को, तो 5 - 2 इक्वल कितना हो गया, 3x हो गया, इक्वल कितना, 66। अब देखिए x के इक्वल में कितना हो गया, 66। अब ये गुणा में 3 इधर आकर क्या हो गए, भाग में हो गए 3, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या आ गया, 22 आ गया, 22 आ गया। अब पहली संख्या क्या थी, देखिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, दोनों में से आप पहली संख्या इसे मान लीजिए। देखिए 5x मतलब 5 में गुणा करना है, x का मतलब कि किसका करना है, 22 का, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 2 जा 10 0 1 5 2 जा 10 11, 110। पहली संख्या क्या हो गई, 110 हो गई। और दूसरी संख्या क्या हो गई, 2x, तो मतलब 2x मतलब क्या होगा, 2 में इंटू करना किसका, x का। x कितना है, 22 है, तो 22 इंटू 2 इक्वल कितना का, 44। अब देखिए क्या इसमें से इसको घटाने पर हमें 66 मिल रहे हैं। तो देखिए 110
10 में से हमें घटाना है 44, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से एक इधर लिया है 10, 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6 बचे, ठीक है। ये 10 में से 4 गए, 6 बचे, कितना आ गया आंसर? 66। मतलब जो हमने सॉल्व करा है, जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। जब देखिए संख्याओं को अनुपात में दिया जाए तब उस संख्याओं को हम क्या मान लेंगे? उन संख्याओं को, अनुपात को हम x मान लेंगे, ठीक है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, देवेशी के पास 50 रुपये वाले, 20 रुपये वाले तथा 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 सिक्के हैं, ठीक है। एक देवेशी है, उसके पास कितने 50 रुपये वाले हैं, 20 रुपये वाले हैं और 10 रुपये वाले, कुल कितने सिक्के हैं? टोटल कितने सिक्के हैं उसके पास? 25। कुल मिलाकर उसके पास 25 सिक्के, मतलब 25 नोट हैं, सॉरी 50, 20 और 10 के कुल मिलाकर 25 नोट उसके पास हैं, जिनका मूल्य 590 रुपये है। यदि इन सबके, ये इतने इतने के नोट है, कितने नोट है? 25 नोट है। यदि रुपए की बात करें तो कितने रुपए हैं उसके पास? 590 रुपये। यदि इन नोटों की बात करें, नोटों को जब हम रुपए में कन्वर्ट करें तो कितने रुपए होंगे? 590 रुपये। यदि 50 तथा 20 वाले नोटों की संख्या में अनुपात, यदि 50 वाले नोट की संख्या की बात करें और 20 वाले नोट की संख्या की बात करें तो इनमें अनुपात क्या है? 3:5। इनका अनुपात कितना? 3:5 है। तो हमें नोटों की कुल संख्या का ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की, प्रत्येक प्रकार के जो नोट है उनकी कुल संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए देवेशी की बात कर रहे हैं तो 50 के नोट, 20 के नोट, 10 के नोट, 25 नोट उसके पास हैं। और उनको यदि रुपए की बात करें, कितने रुपए हैं? नोट तो 25 है पर रुपए कितने? 590 रुपये हैं। अब देखिए 50 के जो नोट है वो कितने हैं? अनुपात कितना? 3:5 है, 50 और 20 के नोटों की बात करें तो देखिए हमने अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि जब अनुपात दे रखा हो तब x किसको मानेंगे? हम x इस अनुपात को मान लेंगे। तो देखिए 50 के नोट कितने हो गए? 50 के नोट, 50 के नोट, ठीक है। पचास के नोट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 50 के नोट कितने हो गए उसके पास? 3x, ठीक है। अब उसके बाद में यदि उनके मूल्य की बात करें, उनके मूल्य की बात करें तो देखिए आगे बढ़ते हैं, 20 के नोट की बात करते हैं हम। 20 के नोट, 20 के नोट। अब 20 के नोट कितने हो गए उसके पास? 5 अनुपात में, ठीक है, ठीक है। तो कितने हो गए? 5x हो गए। कितने, किसके नोट हो गए? 20 के नोट, ठीक है। अब यदि 10 के नोटों की बात करें, अब यदि 10 के नोटों की बात करें, 10 के नोट, ठीक है। तो 10 के नोट कितने हो गए? 25 में से इन दोनों को घटा देंगे भाई, 25 नोट है, 25 नोट में 3x और 5x नोट को घटा देंगे, कितने हो जाएंगे? क्या आ जाएगी? 10 के नोटों की संख्या। तो यहाँ -25 माइनस क्या करना है? 5 और 3, 5 और 3 कितने हो गया? 8 हो गया। 8x को माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 10 के नोटों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए इनके मूल्य की बात करें। अब इनका मूल्य क्या है? ये 3x, कितने, जो 3x है इसके एक नोट का मूल्य कितना है? 50 रुपये है, ठीक है। तो देखिए इसका मूल्य कितना हो जाएगा? x 150, 150। अब यहाँ पर इन नोटों का मूल्य कितना हो गया? 150। नोट कितने हैं? 3x है, एक नोट का मूल्य 50 रुपये है, तो 3x मूल्य का नोट का मूल्य कितना हो जाएगा? 150x। अब 20 के नोटों की बात करें यहाँ पर तो इंटू किससे कर देंगे? 20 से कर देंगे, 20 से कर देंगे। तो देखिए 20 पंजे 100, 100x। अब 100x किसकी कीमत होगी? जो 20 के नोट है उनकी कीमत होगी। अगला उसके सामने दे रखा है कि 3:5 है, ठीक है। अब 10 के नोटों की संख्या का मतलब क्या हुआ? इसमें हम इंटू करें, किसका इंटू कर देंगे? 10 का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो बराबर में देखिए क्या आता है, जब 10 का गुणा 25 में करा तो 250 आ गया, ठीक है, माइनस 8 में करेंगे 80x, ये क्या आ गया? 10 के नोटों की कुल संख्या। अब इन्होंने कहा 590 मतलब 590, इनका कितना आ रहा? 590। यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए मतलब कि 150, 150x को जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए? 100x से, 100x से, ठीक है। समझ रहे हैं किस तरह से? यदि इन तीनों नोटों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो कितना आना चाहिए? 590 आना चाहिए। 590 शुरू में क्वेश्चन में कहा है कि 590 आना चाहिए, ठीक है। तो 150 प्लस 100x प्लस करना है, किसको करना है? 25 माइनस 80x। तो देखिए 25
250 माइनस 80x। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद कितने रुपए, मतलब इनके मतलब है ना कि इतने नोट इसके हैं, इतने नोट इसके, इतने नोट इसके हैं, तब जाके कितने बन रहे हैं, 590 बन रहे हैं। कहने का मतलब ये 50 के नोट, 20 के नोट और 10 के नोटों को यदि मिलाया जाए तो 590 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, ये कहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये x और x की संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, x और x की संख्याओं को जोड़ देंगे। अब देखिए 150 और 100 कितने हो गए, 250 x हो गया। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में कितना है, 250 माइनस 80x बराबर कितना हो रहा है, 590। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए 250 जो है उसे यहीं पर रहने देंगे। और ये 250 कौन सा है, ये 250 कौन सा है, 250 जब हम 10 का गुणा हमने करा था 25 में तो 250 आए थे। अब ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 250x प्लस ब्रैकेट में कितना है, माइनस 80x। ठीक है, इक्वल में 590 माइनस कितना हो गया, 250 250। ठीक है, तो 590 590 में से हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 250 को। ठीक है, 340। अब ये कितना आ रहा है, 340 इसके इक्वल में, तो 250x। अब देखिए 250x, अब देखिए प्लस माइनस क्या, माइनस हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ 250x में से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, 80x को, और बराबर यहाँ पर हमने 590 में से 250 को घटाया, कितना गया, 340। अब देखिए 250 में से हमने 80x को घटा दिया तो कितने आ गया, 170x 170x। ठीक है, इक्वल में क्या आ रहा है, इक्वल में 340। ठीक है, अब देखिए 170x बराबर 340। अब देखिए x को वहीं पर रहने दीजिए, इसको यहाँ समझिए। ठीक है, अब x के बराबर में क्या आ गया, x के बराबर 340 अपन कितना का, 170। ठीक है, 71 34। अब x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर हमें किसका मान प्राप्त हो गया, x का मान प्राप्त हो गया। अब हमें नोटों की संख्या देखनी है कि प्रत्येक नोट की संख्या कितनी है और उनका मूल्य कितना है। ठीक है, तो पहले किसकी बात करें, 50 के नोटों की बात करें तो 50 के नोट कितने थे, 3x। ठीक है, तो 3 का मतलब 3 है, x का मतलब कितना है, 2 है, तो 2 3 6, मतलब 50 के कितने नोट हैं, 6 नोट हैं। अब एक नोट का मूल्य 50 रुपये है, एक नोट का मूल्य यदि 50 रुपये है तो 6 नोट का कितना होगा, 300 रुपये। किसकी बात करें, 50 के नोट, 50 के 6 नोट हैं और उनका मूल्य 300 रुपये है। दूसरी बात कर रहे हैं हम 20 के नोटों की। अब 20 के नोटों का मूल्य कितना है, देखिए 20 के नोटों का मूल्य कितना है, 20 के नोटों का मूल्य 5x। तो ठीक है, 5 इंटू एक्स की बात करें, x मतलब कितना हो गया, x मतलब हो गया 2, तो इसका गुणा करेंगे 2 में, तो 5 2 10, मतलब 10 नोट हैं, कितने कितने के, 20 नोट के, 20 रुपये के। अब एक नोट का मूल्य 20 रुपये है तो 10 नोट का मूल्य कितना हो गया, 200 रुपये। ठीक है, अब देखिए तीसरी बात करें 10 के नोटों की, तीसरी बात करें 10 के नोटों की, तो देखिए 25 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 8x को। मतलब 6 नोट किसके थे, 50 के कितने नोट थे, 6 नोट थे और ये थे 10 नोट। अब हमने क्या करा, 25 नोट, टोटल कितने थे, 25 नोट थे, उसमें से 10 और 6 16 को घटा दो, कितने बचे, कितने बचे, यहाँ पर बचे 9। तो 9 मतलब कि 9 नोट है, कितने रुपए के नोट है, 10 रुपये के, तो 9 10 9 90, ये 90 रुपये की इनकी वैल्यू होगी। मतलब 50 के नोट की वैल्यू 300 रुपये हो गई, 20 के नोट की वैल्यू 200 रुपये हो गई और 10 के नोट की वैल्यू 90 रुपये होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 0 देखिए 0 9 और 3 2 5 590, मतलब 590 रुपये क्या हो गया, 590 रुपये उसकी वैल्यू हो गई जो टोटल नोटों की संख्या है। मतलब कुल मिला के 590 रुपये हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया आपको किस तरह से कराएं कि 50 के नोट कितने थे, अनुपात में थे, 50 और 20 के नोट 3:5 में। तो 50 के नोट पहले हमने नोटों की संख्या मान ली 3x, दूसरे 20 के नोटों की संख्या मान ली 5x। ठीक है, जब एक नोट का मूल्य 50 रुपये है तो 3x का मूल्य कितना होगा, 150x होगा। अब 20 के एक नोट का मूल्य यदि 20 रुपये है तो 5x का कितना होगा, 100x, 25 100।
ठीक है। अब 10 के नोट को किस तरह से निकालिए था, मान लीजिए अब 3 बच्चों ने मिलकर एक पिगी बैंक में कलेक्शन करा 10 रुपीज़ का। 3 बच्चों ने मिलकर एक पिगी बैंक में 10 रुपये डाले हैं। पहले ने 4 रुपये डाले हैं, तीसरे ने 3 रुपये डाले, तीसरे ने कितने डाले, तो 4 + 3 - 10। तीनों ने मिलकर 10 रुपये कलेक्शन करा, जिसमें से एक ने 4 रुपये डाले हैं, दूसरे ने 3 रुपये डाले हैं, तो तीसरे कितने डाले, 4 + 3 = -10, 10 - 4 + 3 = 3। 10 में से 3 को और 4 को घटा देंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा। उसी तरह क्या 25 नोटों की संख्या थी, टोटल 25 नोट्स है, जिसमें से इसको और इसको घटा दे कितने आ गए, इंटू कर दिया x 10 से, क्योंकि एक नोट का मूल्य 10 रुपये है, तो देखिए पूरे का इंटू होगा। अब ये क्या है, वितरकता के माध्यम से हमने गुणा का, अंदर पूरे में गुणा इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं और एक बार फिर से इसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता तो वह संख्या क्या है। अगर आपको किसी संख्या से, ठीक है, तो किसी संख्या मतलब माना वह संख्या x है, ठीक है। अब माना वह संख्या x है, तो आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, मतलब x में से हम क्या घटाएंगे, 1/2, मतलब किसी संख्या में से हमने 1/2 को घटा दिया, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, मतलब ये जो परिणाम है इसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। मतलब प्राप्त क्या होता है, इक्वल में 1/8। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। अब देखिए इस संख्या को हम घटा रहे हैं, अब किस में से घटा रहे हैं, हम x में से घटा रहे हैं और इंटू कर रहे हैं 1/2 का। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x - 1/2 को यहीं पर रहने दीजिए। अब इसके इक्वल में क्या है, 1/8 है। अब देखिए जो 2 भाग का है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो इसके गुणा में क्या हो गया, 2/1, ठीक है, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, 1/4। अब देखिए x - 1/2 इक्वल में, देखिए यहाँ पे इस पर समझ में आ जाएगा आपको 1/4। यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x के यहीं पर रहेंगे इक्वल में 1/4 है। अब देखिए ये क्या है, 1/2 किसका, माइनस का, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो गया, ठीक है। अब x के इक्वल में क्या है, 1/4 + 1/2। अब x के इक्वल में क्या हो गया, x इक्वल, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करा, 1 आया, 1 का इंटू करा, 1 में 1 आ गया, ठीक है। प्लस 2 से डिवाइड करा, 4 को 2 × 2 = 4 आ गया, 2 × 2 = 4, 2 आ गया, 2 का इंटू करा, 1 में कितना आ गया, 2 आ गया। अब x के इक्वल में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 2 + 1 = कितना हो गया, 3/4, ठीक है। यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, 3/4। तो यहाँ पर x का मान 3/4 आ गया, मतलब वह संख्या 3/4 है जिसमें से 1/2 को घटाया जाए और 1/2 का गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको सभी को। देखिए एक बार x का मान को हम रख के देखते हैं कि देखिए क्या है, x का मान कितना है, 3/4। इसमें से माइनस करना है, किसको करना है, 1/2 को इंटू करना है 1/2 से। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम की बात करिए, इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया, 4 आ गया। 4 से 4 को डिवाइड करा, 1 आ गया, 1 × 3 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, माइनस 2 × 2 = 4, 2 आ गया। अब 2 में क्या करेंगे, हम 2 में इंटू करेंगे 1 का, ठीक है, 2 × 1 = 2, ठीक है, इंटू कितना है, 1/2। अब देखिए 3 - 2 = कितना आ गया, 1 अपॉन कितना हो गया, 1 आ गया। इसके इंटू में कितना, 1/2। अब 1 × 1 = कितना हो गया, 1, 4 × 2 = कितना हो गया, 8, 1/8। ये देखिए इसका RHS पक्ष क्या था, इसका RHS साइड था 1/4, तो इसको LHS को जब हमने सॉल्व करा तो कितना आ गया, 1/8 था, इसके इक्वल में कितना गया, 1/8। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS है वो इक्वल है किसके हैं, RHS के, मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तरंगताल मतलब स्विमिंग पूल, एक आयताकार इस टाइप का जो है स्विमिंग पूल है, उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की बात करें
तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, और इसका परिमाप कितना है, परिमाप बराबर कितना है 154, 154 मीटर, 154 मीटर। ठीक है, अब देखिए उसकी लंबाई किस पर डिपेंड कर रही है, उसकी चौड़ाई पर, तो उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई मान ली, उसकी चौड़ाई कितनी है, x है। उसकी चौड़ाई कितनी है तरनताल की, देखिए यहाँ इसकी बात करें चौड़ाई कितनी होगी, x होगी, और उसकी लंबाई भी ज्ञात करना, चौड़ाई भी ज्ञात करनी। चौड़ाई यदि x होगी तो लंबाई कितनी होगी, उसके दुगने से 2 अधिक। ठीक है, मतलब देखिए x में यदि हम x को दुगना कर दें और इसमें 2 जोड़ दें तो बराबर, देखिए परिमाप की बात करते हैं, परिमाप का सूत्र क्या है, देखिए परिमाप का सूत्र निकालना है, मतलब 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, बराबर क्या आ गया, परिमाप आ गया, परिमाप कितना 154। ठीक है, अब देखिए मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि x को इंटू करो 2 से प्लस कर दें 2, तब कितना आएगा, इसके बराबर आएगा, चौड़ाई के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का इंटू करा 2 में तो कितना होगा 2x प्लस 2, ये क्या आ गई, ये लंबाई आ गई। अब इसमें चौड़ाई क्या है, ये चौड़ाई कितनी है, इसमें चौड़ाई कितनी है, x है। इनको जोड़ा जाए और जब 2 से गुणा करा जाएगा तब हमें बराबर में क्या आके मिलेगा, परिमाप कितना है 154, 154 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के, देखिए चौड़ाई पहले मान ली, चौड़ाई कितनी x है, तो लंबाई उससे दुगनी, मतलब उसमें इंटू करेंगे किसका, 2 का इंटू करेंगे, प्लस हम यहाँ पर 2 कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2 प्लस x। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x और x को हम जोड़ देंगे। देखिए ये जो गुणा में 2 है, इस तरफ अगर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो देखिए 2x प्लस, देखिए 2x और x कितना होगा, 3x होगा, 3x प्लस 2 इक्वल 154। अब जो गुणा में 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में कितना है 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। ठीक है, 77। अब 3x प्लस 2 इक्वल 77, 3x प्लस 2 इक्वल कितना 77। ठीक है, अब ये जो 3x है ये यहाँ पर रहेगा, इक्वल 77 माइनस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3x इक्वल कितना हो गया 75, 77 माइनस 2 इक्वल कितना होगा 75। अब x के इक्वल में क्या हो गया, x के इक्वल में हो गया 75 अपॉन 3, 3 2 6 एंड 3 5 15। अब x का मान कितना आ गया 25, अब x बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो अब यहाँ देखिए x का मान मतलब 25, तो चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई होगी कितनी 25 मीटर। ठीक है, मतलब ये कितनी होगी इसकी चौड़ाई 25 मीटर, जब ये 25 मीटर तो ये भी 25 मीटर है सामने। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालनी, लंबाई निकालनी है, तो लंबाई कितनी थी इसकी 2x प्लस 2। ठीक है, 2x प्लस 2, तो x का देखिए 2x, तो 2 का इंटू करना है x में, अब x कितना है यहाँ पर 25, और प्लस करना है, किसको प्लस करना है 2 को प्लस करना है, तो इक्वल में क्या 25 इंटू 2 50 प्लस 2 52। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 52 है, तो ये भी कितनी है 52, ये आयताकार है, आमने सामने की भुजाएं इसकी समान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करें 50, देखो चारों भुजाओं को जोड़ लिया जाए, यदि 25 प्लस 25 प्लस 52 प्लस 52, तो देखिए 50 50 प्लस कितनी हो गई 104। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था 154, तो 104 और 154 154। ठीक है, अब यदि सूत्र के माध्यम से निकालते हैं तो देखिए सूत्र के माध्यम से क्या होगा, 2 का गुणा करना है लंबाई, और देखिए 25 प्लस कितना है 52, मतलब 2, देखिए 5 और 2 7, 5 और 2 7, 77 इक्वल 2, मतलब कितना हो गया 154, 150 154 मीटर जो हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्विमिंग पूल का जो है परिमाप कितना है 154 मीटर। आप लोग काफ़ी इजी तरीके से समझ गए हैं कि इस तरह के जो छुपी हुई संख्याएं रहती हैं उन्हें किस तरह से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, और किस तरीके से एक्स वाले जो क्वेश्चन यदि आपको परेशान कर रहे हैं तो किस तरह से इन्हें आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/5 है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में समान होती है, तो उसका आधार कितना है, आधार 4/5 है। ठीक है,
तथा इसका परिमाप 4 सही 2/15, 4 सही 2/15, ये क्या है इसका परिमाप है। उसकी दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, उसका आधार कितना है 4/5 और उसका परिमाप कितना है 4 सही 2/15। अब परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग होता है। अब देखिए समद्विबाहु मतलब दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, कि यदि इसकी यह भुजा x है तो ये भी भुजा कितनी है x है, ठीक है। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जब योग किया जाता है तब परिमाप निकलता है। अब देखिए यदि इसकी एक भुजा x मान ली तो दूसरी भी इसकी x है, प्लस तीसरी भुजा क्या है आधार 4/5, इनको यदि जोड़ा जाए तो 4 सही 2/15, ठीक है। ये जो मिश्र भिन्न इसको सरल भिन्न में बदलते हैं, 15 × 4 = 60 + 2 62/15, ये इसका परिमाप है। देखिए इस तरह आप जानते हैं कि मिश्र भिन्न किस तरह सरल भिन्न में बदला जाता है। कितना होगा 62/15, ठीक है। अब x और x कितने हो गए 2x हो गए, 2x बराबर देखिए 62/15। अब देखिए इसमें प्लस के जो है इधर आकर माइनस के हो जाएंगे 4/5। अब देखिए यदि 15 का एंड 5 का यदि आप किस तरह से निकालते हैं एलशियम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका एलशियम 15। अब 2x है इक्वल कितना है एलशियम इसका 15। अब 15 को यदि 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 1 का इंटू 62 में करेंगे कितना आ जाएगा 62, ठीक है। अब यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 15 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब 3 का इंटू 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 - 2 = 0, 6 - 1 = 5 अपन कितना है 15, ठीक है। कट रहा है काट दीजिए, ठीक है। 2x कितना हो गया 10/3। अब देखिए यहाँ पर जो x है ये x यहीं पर रहे, x जो है यहीं पर रहेगा। अब इसके इक्वल में कितना आ गया, जो गुणा में इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 10/3 × 2, 2 × 2 2 × 10 कितना हो गया 5/3, ठीक है। अब 5 जो 3 है ये क्या आ गया है एक भुजा का माप यहाँ पर आ गया है, तो एक भुजा का माप कितना आ गया 5/3, तो दूसरी भुजा का माप भी क्या होगा 5/3 होगा, ठीक है। अब यदि परिमाप की बात करें कितना परिमाप का 62/15। अब देखिए एक बार जांच भी कर लीजिए, यदि इन तीनों भुजाओं को जोड़ा जाए कितना है 4/5, इन तीनों भुजाओं को यदि जोड़ा जाए तो कितना आएगा 5 × 3 = 15, 15, ठीक है। 3 × 5 = 15, 5 आ गए। अब 5 में यदि गुणा करें हम किसका गुणा करेंगे 5 का, तो 25, ठीक है, प्लस 3 × 5 = 15, 5 आ गया, 5 × 5 = 25, प्लस कितना है 5/15, 5 × 3 = 15, 12, ठीक है। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं कितना हो गया 62/15, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका परिमाप बिल्कुल सही है। तो इसकी जो समान भुजाएं वो कितनी है 5/3 और 5/3, और आधार किसका है 4/5 जो कि हमको दिया हुआ है। इस तरह तीनों भुजाओं को जो जोड़ेंगे तो उसका परिमाप 62/15 इस तरह आपके सामने आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का योग 95 है 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं उनको जोड़ने में कितना आता है 95, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना हो रहा है 95, ठीक है। अब यदि पहली संख्या से दूसरी जो संख्या है वो पहली से 15 अधिक है तो पहली संख्या पहले माननी पड़ेगी। पहली संख्या हमने माना कितनी है, संख्या माना x है, तो दूसरी कितनी होगी उससे 15 अधिक, मतलब कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, कितनी होगी x + 15। उन्होंने कहा है ना 15, अधिक सवाल में कहा है
कि पहली संख्या से दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या की बात कर रहे हैं, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से 15 अधिक है, और इन दोनों को जब ये जोड़ा जाता है तो कितना आता है 95। यानी कि x की बात करें, x को और x प्लस 15 को यदि जोड़ा जाता है तो कितना आता है 95। अब देखिए x और x कितने हो गए, 2x हो गए, इक्वल 95 माइनस कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो 2x इक्वल में क्या हो गया 95 माइनस 15, 95 95 से यदि 15 चले जाए तो कितना बचता है 80 बचता है, ठीक है। अब x के इक्वल में क्या हो गया, गुणा में है 2, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 80 अपॉन कितना हो गया 2, 2 4 जा 8 0, मतलब x इक्वल क्या हो गया, कितना हो गया, x मतलब कितना हो गया 40 हो गया। तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या मतलब x मतलब पहली संख्या कितनी होगी 40 होगी। अब दूसरी संख्या कितनी है x प्लस 15, x मतलब कि 40 और धन 15 मतलब प्लस 15 करना है, तो 5 ही हो गया और 5 ही हो गया। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या होगी 55 मतलब 55। अब उन्होंने कहा 95, देखो हो रही क्या 95, ये 5 हो रही 95 हो रही, 5 प्लस 4 इक्वल 9 95, मतलब ये जो है ये बिल्कुल सही है, x का मान जो निकाला है बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से पहली संख्या मानी हमने। इस तरह समीकरण बनाना काफ़ी ईजी है, बस हम उसे समझना है कि हमें क्या वो जो कहा है वो क्या कहा उसने, कि संख्या दुगनी है या संख्या को जोड़ने पर या संख्या को भाग देने पर, सिर्फ इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। तो आपके सामने देखिए x का मान निकला, और x के मान को जब हम रखते हैं उसके x के स्थान पर तब हमें उत्तर सही प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:3 है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि उन दोनों संख्याओं में घटाया जाए तो अंतर कितना आता है, उसमें 18 आता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पहले भी बताया मैंने कि जब अनुपात दिया है तो अनुपात को x मान लिया जाए, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है, 5x हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। अब यदि पहली इन दोनों को आपस में घटाया जाए, मतलब कि 5x माइनस 3x इक्वल कितना है, इसका मान कितना बताया उन्होंने 18 है, 18 है, ठीक है। 5x माइनस 3x मतलब 2x इक्वल कितना हो रहा है 18। अब x के बराबर में कितना आ रहा है 18/2, दो गुणा में इधर के आके भाग में हो जाएंगे, 2 9 जा 18। अब x इक्वल कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब x का मान क्या हो गया 9 हो गया। अब देखिए 5x मतलब 5 में इंटू करना है 9 का, 9 5 जा 45, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगी 45 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, हमें 9 में इंटू करना है, किसका इंटू करना है x का, 3 में इंटू करना है। अब 3 इंटू 9 इक्वल कितनी होगी 27, ठीक है। अब यदि पहली में से दूसरी को घटाया जाए, उन्होंने कहा यदि 45 में से हम माइनस कर देंगे, कितने कर देंगे 27, तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक इधर लाए 15 हो गया, -7 इक्वल 8, ठीक है। 3 - 2 इक्वल 1, यहाँ पर आ गया 18, मतलब आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से देखिए किस तरह से हमने x का मान निकाला है, और x का मान निकालने के बाद हम जो संख्या है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक की बात हो रही है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग टोटल कितना है 51। 3 लगातार पूर्णांक, देखिए लगातार पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये लगातार पूर्णांक है, ठीक है। इसमें कितना बढ़ा है 1 बढ़ रहा है। पूर्णांक वही है ना जो एक से देखिए 0 चालू हो रहे हैं, पूर्णांक है, और इसमें एक एक कंटिन्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना +1 हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में कितना हो रहा है +1 हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है +1 हो रहा है, मतलब एक एक बढ़ते जाना, ठीक है। तो 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, ठीक है। तो देखो 3 लगातार पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे कि माना पहला पूर्णांक x है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला पूर्णांक है, पहला पूर्णांक क्या मान लिया हमने x मान लिया। तब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक क्या होगा
एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 3 पूर्णांक की बात हो रही है, पहला हो गया एक्स, दूसरा हो गया एक्स प्लस 1, और यहाँ पर दूसरे का तीसरा पूर्णांक क्या है, तीसरा पूर्णांक कितना हो गया, एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यदि इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त हो रहा है, 51 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि x को जोड़ा जाए, किस में जोड़ा जाए, x प्लस 1 में जोड़ा जाए, और उसमें जोड़ा जाए x प्लस 2 को, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 51 प्राप्त हो रहा है। देखिए x और x कितना हो गया है, 3x हो गया, ठीक है, प्लस 2 और 1 कितना हो गया, 3, बराबर कितना है, 51। अब 3x जो प्लस के 3 इधर आकर माइनस के 3 हो जाएंगे। अब देखिए 3x इक्वल 51 माइनस कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3x इक्वल 51 माइनस 3 इक्वल कितना होगा, 48, ठीक है। अब x इक्वल 3 जो इंटू में इधर अगर क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो 48 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 6 जा 18। तो यहाँ पर x इक्वल कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो x का मान जो है देखिए x इक्वल 16, तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या हो गई 16। अब दूसरी संख्या कितना है, x प्लस 1, मतलब 16 प्लस 1 कितना होगा, 17। दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या है x प्लस 2, मतलब 16 प्लस 2 इक्वल कितना हो गया, 80, ठीक है। अब तीनों संख्या का योग देखिए 51 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए 6 प्लस 7 13 प्लस 8, ठीक है। यहाँ पर 6 और 7 को जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, और 13 और 8 को जोड़ा जाए तो 21 आ रहा है, ठीक है। 1 2 1 2 3 5 51। यहाँ पर देखिए जो आपका x का मान है बिल्कुल सही है। इस तरह आप अगले भी और क्वेश्चन का